एवरीवन। गाइज आज भी हम लोग वेडिंग या मैट्रिमोनी वोकैबुलरीज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने 70 से एबव आपको वर्ड दिए हैं और मैंने वीडियो के अंत में कहा था कि इसमें और भी वर्ड्स आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। लगभग और उतने वर्ड मेरे पास हैं गाइज। मैंने कहा कि पेशेंस रखेंगे तो मैं बहुत कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ वेडिंग मैट्रिमोनी पे वोकैबुलरीज देने वाला हूं। यानी इतने आपके पास शब्दकोश हो जाएंगे कि सिर्फ आप शादी के बारे में अगर सोचेंगे तो आपके पास 150 से ज्यादा शब्द रहेंगे आपके पास। तो कभी भी आपको गाइस वोकैबुलरीज की दिक्कत तो नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरा सिखाने का भी तरीका अलग है। मैं सिर्फ ऐसे लिखकर आपको छोड़ नहीं दूंगा कि आप लिख लीजिए और पढ़िए। तो गाइस मैंने इससे पहले जो सिखाया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो वोकैबुलरीज है, जो शब्दकोश है वो देखिएगा। गाइस आप जानते हैं कि शादी 3 तरह की होती है, ठीक है गाइस। नॉर्मली 3 तरह की शादी हम लोग जानते हैं। तो वो कौन कैसी शादी होती है? एक होता है अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज का मतलब होता है तयशुदा शादी। तयशुदा का मतलब होता है गाइस कि तय किया जाता है, यानी हमारे घर के गार्जियन या फिर आपके घर के गार्जियन दोनों मिलकर या फिर अगुआ के थ्रू। अगुआ का क्या होता है गाइस? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने कल अगुआ का बता रखा है, बहुत सारे 5-6 वर्ड बताए हैं। तो क्या करता है अगुआ? 2 पक्षों की शादी करवाता है, उसको बोलते हैं तयशुदा शादी, अरेंज्ड मैरिज। उसके बाद होता है गाइस लव मैरिज। ये तो सबको पता होगा, लव मैरिज ये नाम से ही पता चल रहा है प्रेम विवाह। यानी जब 2 लड़के या लड़की आपस में अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से शादी अगर करते हैं तो उसे बोला जाता है लव मैरिज। उसके बाद तीसरा जो शादी होता है गाइस वो होता है सिविल मैरिज या कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज भी शायद आपने सुना होगा, पर सिविल मैरिज आपको नहीं पता है। सिविल और कोर्ट का मतलब एक ही होता है, यानी कानूनी विवाह। कानूनी विवाह का मतलब ये होता है कि जो जोड़े या जो लड़के और लड़की कानून के थ्रू यानी कोर्ट के थ्रू, अदालत के थ्रू, न्यायालय के थ्रू शादी करते हैं उसको कहा जाता है कोर्ट मैरिज या सिविल मैरिज। ठीक है गाइस। यानी जो इलोपमेंट करके, इलोपमेंट भी क्या होता है मैंने कल बता रखा है, भागकर शादी करना। तो जब भागकर भी शादी करते हैं लड़के तो वो क्या कर लेते हैं? कोर्ट मैरिज करते हैं। जाकर कोर्ट में सिर्फ 2 गवाह की जरूरत होती है, 10 रुपए का स्टैंप पेपर लगता है और शादी हो जाती है। नेक्स्ट है गाइस गलियारा। गलियारा आपको बता दूं, गलियारा कोई भी गलियारा हो सकता है। जैसे आपका घर है, घर के बीच में दो तरफ घर है और बीच में जो गलियारा छोड़ते हैं उसको बोलता है। अब इसको AISLE, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे और नहीं सुनेंगे तो आप इसको गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपके पास 2 सेकेंड में देता हूं, अब से आप बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा। आपने जो भी कहा होगा मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूं इसको आइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइल। तो ये देखिए एस इसमें साइलेंट है, आइल बोलेंगे। आइल मिस होता है गलियारा। आप लोग यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिएगा, उच्चारण लिख लीजिएगा। और गलियारा ये तो घर की बात कर दी, अब शादी से इसका क्या लेना देना है तो मैं आपको बता दूं। जब देखते होंगे आप अच्छे खासे, जब टेंट लगते हैं तो दोनों साइड कुर्सियां लगी रहती है और बीच में क्या होता है? जगह छोड़ा जाता है गलियारा। उसमें से दूल्हा और दुल्हन जाते हैं स्टेज पर चढ़ने के लिए। ये ज्यादातर आपको चर्चों में देखने को मिल जाएगा कि वहां पे आइल का यूज किया जाता है कि प्लीज लीव द आइल प्रॉपर्ली। यानी लीव क्या करना है? आइल को प्रॉपर्ली छोड़ दीजिए, आप लोग खाली छोड़ दीजिए, ताकि उसमें से जो आएंगे पेयर्स उनको दिक्कत ना हो। तो वहां पे गलियारा होता है, तो उसको बोलते हैं आइल। नेक्स्ट है गाइस अराइवल ऑफ प्रोसेशन। प्रोसेशन मैंने कल बताया है कि बारात होता है और अराइवल मिस होता है पहुंचना। आप देखते हैं ट्रेन का क्या होता है? अराइवल टाइम होता है, डिपार्चर टाइम होता है। जब आप ट्रेन में कभी सफर किए होंगे तो आपका टिकट पे लिखा रहता है अराइविंग और डिपार्चर, यानी अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम क्या है ट्रेन का। तो अराइवल ऑफ प्रोसेशन का होता है बारात का आगमन, यानी बारात जब आती है तो उसको बोलते हैं अराइवल ऑफ प्रोसेशन। तो कोई पूछता है ना व्हेन इज द अराइवल ऑफ प्रोसेशन, बारात का आगमन कब है? ठीक है, व्हेन इज प्रोसेशन इज कमिंग टू अराइव हियर, कब बारात आ रही है। तो अराइव, अराइवल, अराइविंग ये सब अराइव के ही रूप हैं। तो अराइवल प्रोसेशन का मतलब होता है बारात का आगमन। नेक्स्ट है डिपार्चर ऑफ प्रोसेशन। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, और उसको उर्दू में रवानगी बोला जाता है, यानी बारात की रवानगी। तो बोलते हैं ना कि रवानगी कब है आपकी। चाहे आप ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे आपको कहीं विदेश जाना है या फिर कहीं आपको फ्लाइट पकड़ के कहीं जाना है या ट्रेन पकड़, बोलते हैं कि आपकी रवानगी कब है, यानी आप यहाँ कब तक रहेंगे और कब यहाँ से निकलेंगे। तो उसको बोलता है डिपार्चर ऑफ प्रोसेशन, यानी बारात की रवानगी। नेक्स्ट है गाइस हेना फंक्शन। इसको हीना नहीं हेना बोलते हैं। तो बहुत लोग इसको मेहंदी को क्या बोलते हैं? हीना। तो इसको हेना प्रोनाउंस किया जाता है। हेना फंक्शन का मतलब होता है मेहंदी की तकरीर।
मेहंदी की तकरीर का मतलब होता है कि जो मेहंदी का फंक्शन होता है, जब शादी होती है तो लड़के या लड़की के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, वो एक फंक्शन की तरह होता है, उसको बोलते हैं ना फंक्शन। उर्दू में तकरीर बोलते हैं और हिंदी में आप कार्यक्रम कह सकते हैं, मेहंदी का कार्यक्रम। ठीक है गाइस, तो मेहंदी की तकरीर का क्या होगा, है ना फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं अडोर्ड हैंड्स। ये हैंड्स है गाइस, HNDS हैंड्स, यानी मेहंदी वाले हाथ। यानी जब मेहंदी लग जाती है तो जो हाथ मेहंदी से सज जाते हैं उसको बोलते हैं अडोर्ड हैंड। तो बोलते हैं ना, ओ वाओ योर हैंड इज वेरी अडोरेबल, यानी कि तुम्हारा हाथ क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अडोर्ड है मेहंदी वाले हाथ। अब नेक्स्ट है गाइस विडो और विडोअर। तो गाइस आप जानते हैं कि जब किसी की शादी हो जाती है और किसी लड़की का पति मर जाता है यानी डेथ कर जाता है तो उसको नाम दिया जाता है विधवा। विधवा का आपने बहुत इससे पहले जो हमारे सिस्टम में, कस्टम में, रीति रिवाज में चलता था, विधवा लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती थी, पर शायद अब वो खत्म हो चुका है। पर अभी भी गांव में कुछ लोग ऐसे गंवार लोग हैं जो विधवाओं को बहुत हीन नजर से देखते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, ये जो प्रथा थी वो पहले चलती थी, पर इसको खत्म कर दिया गया है। कहीं कहीं है वो भी खत्म हो जाएगा, मैं चाहता हूं खत्म हो जाए क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। तो विडो मिस होता है विधवा। अब तो ये हुआ कि जिसका पति मर जाए उसको बोलते हैं विडो। ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। पर क्या आपको ये पता था कि जिसकी पत्नी मर जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विडोर, यानी विधुर। विधवा और विधुर, तो विडो और विडोअर समझ में आ गया। विडो में क्या लगा दिए, ER ऐड कर दिए तो बन गया है विदुर, यानी जिसकी पत्नी मर जाए विडोअर, या जिसका पति मर जाए तो विडो। तो ये थे गाइस आपके इस पे। अभी हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं, आप रुके रहिए और इसको तब तक लिख लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा वर्ड बैचलर। बैचलर, आप में से कितने लोग बैचलर हैं? उनको बैचलर जो होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको बोलता है कुंवारा। तो बोलते हैं कि अभी वो कुंवारा है, कुंवार है भोजपुरी में बोलते हैं। तो लड़का अगर लड़के की शादी नहीं हुई है तो उसे बोलेंगे बैचलर, लेकिन अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसको बोलते हैं वर्जिन या बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं, वर्जिन या स्पिंस्टर। तो गाइस आपको लिखने के साथ साथ वर्ड मीनिंग बोलने का भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिर्फ आप जान जाएंगे स्पेलिंग ये होता है, पर बोलेंगे गलत तो फिर वो आपका क्या होता है, इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो बोलते हैं वर्जिन या स्पिंस्टर, ठीक है। उसको मतलब होता है कुंवारी। कुमारी भी होता है। कुमारी किसके आगे लगाते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है। तो लिखते हैं ना, लिखते हैं सरिता कुमारी, ये कुमारी, वो कुमारी, ये कुमार। तो कुंवारा या कुमार, कुंवारी या कुमारी, इसका मतलब होता है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। लड़का है तो बैचलर, लड़की है तो स्पिंस्टर या वर्जिन। नेक्स्ट गाइस न्यूली वेड्स। न्यूली वेड्स हो गए या फिर कह सकते हैं न्यू वेडेड कपल। तो कपल से तो आपको समझ में आ गया कि कोई जोड़ी की बात हो रही है। न्यू मतलब नया, वेडेड मतलब शादीशुदा। इसका मतलब होता है जो इनकी शादी अभी हाल ही फिलहाल में हुई है, नई नई शादी हुई है, तो उन दोनों पति पत्नी को बोलते हैं न्यूली वेड्स या न्यू वेडेड कपल। दोनों का मतलब होता है नई नवेली जोड़ी, ठीक है, यानी जिसकी नई नई शादी हुई हो। नेक्स्ट है गाइस चैरियोट। चैरियोट का मतलब होता है रथ। जब दूल्हा आता है तो आजकल ट्रेंड में है कि दूल्हे को रथ पे लेकर आया जाता है। लड़की के घर तक वो रथ पे बैठ के आता है तो उसको बोलते हैं चैरियोट। क्या बोलते हैं, चैरियट भी होता है, चैरियोट भी पढ़ा जाता है, अमेरिकन और ब्रिटिश। उसके बाद देख सकते हैं क्लैरिनेट। क्लैरिनेट का मतलब होता है शहनाई। शहनाई आप जानते हैं जब शादी होती है तो शहनाइयां बजती हैं, और शहरों में ज्यादातर होता है, हमारे गांव में तो शहनाई वहनाई कोई नहीं बजती है। तो शहनाई को बोलते हैं क्लैरिनेट, मतलब शहनाई एक बाजा है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो चैरियट हो गया, क्लैरिनेट हो गया। उसके बाद आता है ब्लेसिंग। जब भी शादी हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन माँ बाप का आशीर्वाद या बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो उसको बोलता है ब्लेसिंग। तो आप भी किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो अच्छे से दीजिएगा, दिल से दीजिएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है टर्बन, साफा या पगड़ी। राजस्थानी लोग जब बांधते हैं उनको साफा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में टर्बन ही बोला जाता है। और पगड़ी तो आप जानते होंगे, गांव में पगड़ी वगड़ी ज्यादा चलती है, गमछी लिए और लपेट लिए सर पे तो हो गया पगड़ी, तो उसको बोलते हैं टर्बन। दूल्हे के ऊपर भी पगड़ी बांधी जाती है, शहरे के ऊपर भी लोग बांधते हैं, हिंदू में रीति रिवाज है। मामा की पता नहीं कौन बांधता है, मुझे पता नहीं है। तो वो होता है साफा या पगड़ी यानी टर्बन। नेक्स्ट है गाइस ब्लेसेड फूड। अब कुछ क्या होता है कि हिंदू रीति रिवाज में कुछ वो होता है, पूजा पाठ भी होता है जिसमें प्रसाद लोग चढ़ाते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ब्लेसेड फूड, यानी आशीर्वादित भोजन, यानी कि प्रसाद। तो ब्लेसेड फूड मतलब होता है प्रसाद। ऑफरिंग्स में भी प्रसाद होता है, पर जब किसी देवी देवता या फिर किसी ईश्वर को मान के जिसको लोग करते हैं उसको बोलते हैं ब्लेसेड फूड, ठीक है।
नेक्स्ट है गाइस पोम्प एंड शो। ये तो होना जरूरी है, नहीं तो इसके बिना तो शादी अधूरी और धीमी फीकी सी लग जाती है। पोम्प एंड शो तो होना जरूरी है गाइस शादी में, यानी कि आतिशबाजी तो होनी चाहिए, धूम धड़ाका खूब होना चाहिए। यानी जो पटाखे उड़ाके हम लोग क्रैकर्स करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पोम्प एंड शो। यानी उसके शादी में तो गजब का पोम्प एंड शो देखा मैंने, यानी कि गजब की आतिशबाजी देखी। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे आतिशबाजी तक अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसके आगे और क्या वर्ड्स हैं। तब तक गाइस आप इसको राइट करिए और उसके बाद गाइस आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। तो गाइस नेक्स्ट वर्ड है आपका टो रिंग। टो रिंग का मतलब होता है बिछिया, यानी जो लड़की पाँव में पहनती है, पाँव की उंगली में, उसको बोलता है टो रिंग यानी बिछिया। यानी टो मिस क्या होता है पैर की उंगली, और रिंग मिस होता है घेरे वाला कोई मान के चलिए गहना। तो बिछिया उसको बोलते हैं जो पैरों की उंगली में पहनी जाती है। एंकलेट होता है पायल, पायल तो आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट गाइस हेड लॉकेट, मांग टीका। मांग टीका मतलब जो लड़कियां यहाँ पे लगाती है अपने बालों के बीच में और यहाँ पे लटका लेती हैं, उसको बुलाता है हेड लॉकेट। ठीक है गाइस, यानी वो हेड का लॉकेट होता है मांग टीका। नेक्स्ट है नोज रिंग यानी नथुनी। तो नोज रिंग तो आपको पता ही होगा, ईयर रिंग्स आपको पता ही है, कानों में पहने जाने वाली नोज रिंग्स, नाकों में पहने जाने वाली नथुनी। ठीक है गाइस, तो ये दो चार जो शादी में लड़कियों को यानी दुल्हन को पहनाया जाता है खास तौर पे, तो इनको मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है गाइस बेटर हाफ। ये बहुत ही एडवांस वर्ड है, ये और ये और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब एडवांस वर्ड में आते हैं। बेटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब होता है क्या, पत्नी, यानी किसी की पत्नी जो है उसको हम लोग बोलते हैं बेटर हाफ। अभी गाइस आपको ये बता दूं कि आप रट तो लेंगे सब कुछ, लेकिन इसको क्यों लिखा गया बेटर हाफ। इसका मतलब होता है कि पत्नी पति का आधा हिस्सा होती है, ऐसा माना जाता है, यानी बहुत अच्छा आधा हिस्सा वो मानी जाती है, इसको बोलते हैं अर्धांगिनी यानी आधा अंग। ठीक है गाइस, या आप बोल सकते हैं पत्नी भी बोल सकते हैं, अर्धांगिनी बोल सकते हैं, आप चाहे तो वाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटर हाफ क्या है, वाइफ का एडवांस रूप है, यानी एडवांस वर्ड में माना जाता है इसको। अब नेक्स्ट है गाइस वुड बी। ये तो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है गाइस। आप किसी को कहने वाले होते हैं ना कि वो मेरी होने वाली है या वो मेरे होने वाला है, तो होने वाला या होने वाली उसको बोलाता है वुड बी। अब जान तो गए वुड बी, पर इसको यूज कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सी इज माई वुड बी, शी इज माई वुड बी, यानी वो मेरी होने वाली है। या बोल सकते हैं ही इज माई वुड बी, यानी वो मेरा होने वाला है। आप दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने लिख दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बस इतना ही सब कुछ है। कैसे बोला जाता है, इसको क्यों लिखा गया है, ये सारी चीजें तभी क्लियर होगी जब आप एक एक वर्ड को सुनेंगे और साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे। तो वुड बी का यूज समझ गए, ही इज माई वुड बी, शी इज माई वुड बी। उसके बाद नेक्स्ट है कंजुगल। कंजुगल मीन्स होता है वैवाहिक, यानी विवाह से संबंधित कंजुगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुड मैच। गुड मैच किस बोलता है, अच्छी जोड़ी। आप शादी वादी में जाते हैं तो दूल्हे दुल्हन को देखते हैं तो बोलते हैं वाओ दैट्स अ गुड मैच, यानी कि बहुत अच्छी जोड़ी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं गुड मैच। नेक्स्ट है गाइस होरोस्कोप। अब क्या होता है, हिंदू रीति रिवाज में बिना कुंडली के शादी नहीं होती है, जो लोग इसको मानते हैं, पर अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो फिर भी अभी लोग क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं। मंगला है, मंगली है कि क्या है, मुझे नहीं पता है गाइस इसके बारे में, बस मैंने थोड़ा बहुत जाना है, देखा है मूवी में कि मंगला मंगली का ये बहुत चक्कर होता है, तो आप इस चक्कर मत फंसिएगा। ये है होरोस्कोप यानी कुंडली, यानी किसी की कुंडली देखा जाता है, मुझे नहीं पता कुंडली क्या होती है। नेक्स्ट है गाइस वेल यानी घूंघट। घूंघट तो आप लोग जानते ही है, जो दुल्हन का यहां तक लटका रहता है, जो साड़ी आगे कर देती है, या फिर जो भी अपना दुपट्टा उपट्टा आगे तक, उसको घूंघट बोलता है वेल, जिसको बोलता है वेल मींस घूंघट। अब नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर जो आपको मैं एक एडवांस चीज बता रहा हूं, शायद आप सूट तो जानते ही होंगे, सूट कोट पैंट ये सब सुने होंगे आप। तो टक्सीडो एक होता है और एक होता है सूट। ठीक है गाइस, तो टक्सीडो जो होता है वो बो टाई वाला सूट होता है, यानी देखे होंगे आप मूवीज वूवीज में, हॉलीवुड अगर मूवीज आप देखते हैं तो आप ज्यादातर देखें कि वो लोग टक्सीडो पहनते हैं, यानी कि यहाँ पे एक टाई होती है, पर क्या होती है गाइस, वो बो मतलब समझ रहे हैं ना गाइस, तो ऐसे बनी रहती है बो, बस इतना छोटा सा टाई होता है, तो उसको बोलते हैं बो। तो टक्सीडो मतलब होता है बो टाई सूट, यानी कि ऐसा सूट जिसमें टाई लगा होगा पर छोटा सा यहाँ पे लगा रहता है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जाकर गूगल में देख लीजिएगा। ठीक है, और सूट तो नॉर्मली जो लंबी टाई लोग पहनते हैं या फिर नहीं भी टाई पहनेंगे उसको सूट बोलते हैं, और लड़कियों का भी जो ऊपर पहनते हैं उसको भी सूट सलवार बोला जाता है। तो सूट का मतलब होता है जो यहाँ से यहाँ तक पूरा पहना या लंबा रहे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है गाइस ह्यू एंड क्राई।
ह्यू एंड क्राई मतलब होता है शोरगुल। शोरगुल का मतलब होता है गाइस, आप जानते ही हैं शादी विवाह में ज्यादा शोरगुल होता है, कुछ लोगों को शोरगुल पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो गाइस ये था आपका यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट में आगे क्या वर्ड्स आपके लिए मैंने रखा है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस वीपिंग एंड वेलिंग। ये बहुत ही मजेदार वर्ड है, वीपिंग एंड वेलिंग। वीपिंग में तो आप जानते हैं रोना, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि रोना धोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग एंड वेलिंग। ये बहुत अच्छा है, एक फ्रेज की तरह आप यूज कर सकते हैं, स्टॉप वीपिंग एंड वेलिंग। लेकिन आपको पता है कि शादी में भी रोना धोना होता है, जब लड़की विदाई होती है या उसका जब फेयरवेल होता है, एक्सोडस होता है। मैंने विदाई के बहुत सारे वर्ड बताए हैं, आप जाके पीछे देखिएगा। वीपिंग एंड वेलिंग में होता है रोना धोना। लड़की जब रोने धोने लगती है शुभ विदाई के समय, तो बोलते हैं प्लीज स्टॉप वीपिंग एंड वेलिंग, प्लीज रोना धोना बंद करो, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी को भी, कोई भी रोना धोना किसी भी सेंस में हो तो। नेक्स्ट गाइस प्रीस्ट, पुरोहित और पुजारी, यानी कि शादी कराने के लिए किसी पुजारी या पुरोहित को बुलाया जाता है, ठीक है गाइस। हिंदू कस्टम्स में या फिर मुस्लिम कस्टम्स में जो मौलवी मौलाना आते हैं वो, या फिर क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन में जो पास्टर्स होते हैं, फादर होते हैं, उनको आप क्या बोल सकते हैं, प्रीस्ट, पुरोहित या पुजारी। नेक्स्ट गाइस मैरिजेबल। मैरिजेबल का मतलब होता है शादी योग्य, यानी शादी योग्य यानी बालिग। बालिग तो आप जानते ही हैं, जो मतलब कि अभी शादी जिसकी नहीं हुई है लेकिन शादी योग्य हो चुका है, उसको बोलते हैं बालिग, यानी कि 18 साल से कम उम्र का। अब तो सरकार अपना उम्र वो क्या कर रही है, 18 से 21 से कुछ भी करती जा रही है, लेकिन जिसकी अभी शादी नहीं हुई है बालिग, ठीक है गाइस, उल्टा सॉरी गाइस, ये मैरिजेबल मतलब बालिग का मतलब होता है क्या, जो शादी योग्य हो चुका है, यानी कि जिसकी उम्र 18 से पार हो गई है। इसमें कंफ्यूजन हो गया, आप ध्यान से रखिएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मैरिजेबल यानी शादी योग्य, यानी वो बालिग हो चुका है, शादी के योग्य हो चुका है, यानी 18 की उम्र पार कर चुका है। और नेक्स्ट है नाबालिग, जो बोलते हैं ना कि नाबालिग लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप याद रखिए बालिग नाबालिग, इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो अनमैरिड का मतलब होता है नाबालिग, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, यानी शादी के योग्य भी नहीं है, वो नाबालिग है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है विजातीय शादी। ये बहुत ही ज्यादा हमारे समाज में इसको लोग क्या करते हैं कि कंडेम करते हैं, यानी कि एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता, ऐसा ये सोसाइटी में फाउंडेशन रखा गया है। पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी क्या दूसरे जाति में जाके आप शादी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है, लड़का या लड़की पसंद है, फिर भी लोग नहीं करने देते हैं, कुछ इश्यू उठाते हैं सोसाइटी के लोग, तो आप बताइए क्या हो। तो उसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। जैसे किसी ने आप दूसरे शादी से किया है दूसरे जाति से, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने इंटरकास्ट मैरिज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हेयर लाइन या पार्टिंग लाइन। हेयर लाइन या पार्टिंग लाइन का मतलब होता है मांग। अब मांग का क्या मतलब होता है, मांग जो लड़कियों के बीच में, खासतौर से आप देखे होंगे कि हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि जिनकी शादी हो जाती है वो लड़की अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो जो बीच में पार्टिंग लाइन होता है, या फिर आप देखेंगे जो तेरे नाम वाला बाल झाड़ते हैं ना, तो वहां बीच में क्या होता है, मांग फाड़ते हैं वो लोग, तो उसको भी बोल सकते हैं आप कि हेयर लाइन या पार्टिंग लाइन। तो इसको बोला जाता है हेयर लाइन या पार्टिंग लाइन। अब नेक्स्ट गाइस, थोड़ा मैंने इसको अलग से बताया है कि इन एक्शन को कैसे बोला जाता है। तो देखिए अप्लाई द वर्मिलियन ऑन हेयर लाइन, मैंने सबका आपको वर्ड बता रखा है, बस आपको एक साथ इसको कंजुगेट करके बोलना है। तो क्या अप्लाई मिस होता है किसी चीज को करना, वर्मिलियन मिस क्या होता है, सिंदूर, जो मैंने आपको वीडियो पहले वाले वीडियो में बता रखा है। हेयर लाइन अभी आप यहाँ पे देख ही लिए, मांग यानी मांग में सिंदूर अप्लाई करना, यानी मांग भरना, ठीक है, यानी मांग में सिंदूर लगाना। तो चाहे कोई भी सिंदूर लगाता अपने से लगा रहा है, चाहे कोई दूसरा लगा रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अप्लाई। तो बोलते हैं कि मैं रोज अप्लाई करता हूं या करती हूं, सॉरी लड़की है तो करेगी, लड़के तो नहीं करते सिंदूर अप्लाई। तो अप्लाई द वर्मिलियन ऑन हेयर लाइन, मांग भरना, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस पुट अ गार्लैंड अराउंड द नेक। बहुत अच्छे ये सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस की तरह बना रखा है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। पुट अ गार्लैंड, पुट या गार्लैंड का मतलब होता है माला पहनाना, कहां पे, अराउंड द नेक। अराउंड का यूज किया क्योंकि चारों तरफ, गले के चारों तरफ क्या होती है, माला आ जाती है, तो इसलिए अराउंड, तो गले के चारों तरफ जो माला पहना दी जाती है, इसलिए इसको अराउंड द नेक यूज किया गया है। पुट अ गार्लैंड मिस माला अराउंड द नेक, मतलब गले के चारों तरफ, यानी माला
डालना या वरमाला डालना या माला पहनाना, कुछ भी हो सकता है। हिंदी पे नहीं जाइए कि बस यही हिंदी होगा, हिंदी कुछ भी हो सकती है। माला पहनाना, माला डालना, वरमाला डालना, ठीक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट गाइस, सर्व द फूड टू प्रोसेशनर। अगर ये आप नहीं करते हैं तो बाराती तो पक्का आप पे नाराज हो ही जाती है, यानी कि बारातियों को तो खाना ही चाहिए, बस उनको भाई अच्छे से सर्व करो, यानी बारातियों को जो फूड आप बना रखे हैं वो अच्छे से सर्व करना होता है। तो क्या होता है, बारातियों को खिलाना, तो बोलते हैं सर्व द फूड टू प्रोसेशनर। आपको बता रखा है प्रोसेशनर भी होता है बाराती, तो सर्व द फूड टू प्रोसेशनर्स यानी बारातियों को खिलाना, खाना खिलाना, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे वेडिंग या मैट्रिमोनी वोकैबुलरीज पार्ट 2 में। गाइस और भी मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, पर थोड़े से लंबे हैं, लेंथी हैं, पर आपको मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन बस वर्ड लिख के उसका मतलब जरूर समझा सकता हूं। आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं एक वर्ड लिखूंगा तो उसमें मुझे आधा वर्ड लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। तो मैं क्या करता हूं गाइस, इसके बाद वाला जो मैं बनाऊंगा, जो वर्ड दूंगा आपको, 2-4 वर्ड है मेरे पास ऐसे जो ज्यादातर वेस्टर्न में यूज होते हैं, वैसा फंक्शन वेस्टर्न में किया जाता है, तो आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए कि वेस्टर्न में क्या क्या होता है। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि वेस्टर्न में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। तो गाइस मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे एडवांस वर्ड्स लाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, ये मेरा दावा है, 100% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये वर्ड आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये आके है ही नहीं, ठीक है। ये ज्यादातर यूएसए में, यूके यूएसए उस साइड में, यानी यूएसए में ज्यादातर ये फंक्शन होते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये एक फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या करते हैं कि रिसेप्शन, आप सब लोग रिसेप्शन जानते हैं, रिसेप्शन आपको सबको पता होगा, तो रिसेप्शन हम लोग जानते हैं, इधर रिसेप्शन होता है। वहां के रिसेप्शन अलग अलग तरीके के अलग अलग समय पर होते हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। तो रिसेप्शन के बाद जो हम जानते हैं रिसेप्शन, लेकिन उसके अलावा और देशों में और कल्चर में क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला मैंने यहाँ पे स्टार दिया है गाइस, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये कहीं और दिखने को मिल जाए मूवीज वूवीज में। आप देखें कि ये बैचलरेट पार्टी क्या होता है, बैचलर पार्टी क्या होता है, बैचलरेट पार्टी को हेन नाइट क्यों कहा जाता है, या फिर बैचलर पार्टी को स्टैग नाइट क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारे वर्ड है, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं गाइस। तो गाइस ये है वेस्टर्न साइड के कल्चर के प्रोग्राम, जैसे अभी हमने देखा हल्दी की रस्म, दूध पिलाई की रस्म, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने देखा रिसेप्शन, विदाई, इस तरह की चीजें देखा आपने। तो विदेशों में क्या होता है, बैचलरेट पार्टी, हेन नाइट, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है ओनली फीमेल फ्रेंड्स आर अलाउड। मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया समझने के लिए, पर इसके बारे में बता रहा हूं कि जिस पार्टी में केवल लड़कियां यानी औरतें यानी फीमेल अलाउड हो आने के लिए, और ये पार्टी लड़की के साइड से दिया जाता है, यानी दुल्हन की तरफ से पार्टी दिया जाता है अपनी दोस्तों को, उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स अलाउ होती हैं, यानी उस पार्टी में कोई मेल यानी आदमी नहीं जा सकता। उस पार्टी को बोलते हैं बैचलरेट पार्टी। तो बोलते हैं ओह देयर इज गोना हैव अ बैचलरेट पार्टी टुडे, ओके गाइस, तो इट इज गोइंग टू हैव अ बैचलरेट पार्टी टुडे, यानी लड़कियां आपस में बात करती है कि अरे यार आज तो बैचलरेट पार्टी है, वहां पे हम लोग को जाना, एंजॉय करना है। दूसरा है गाइस बैचलर पार्टी। बैचलरेट और बैचलर पार्टी में क्या अंतर है, ये लड़कियां इसमें अलाउ होती हैं, और इसमें क्या होते हैं ओनली मेल फ्रेंड्स आर अलाउड। इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ लड़के अलाउ होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये लड़कियां अपने दोस्त लड़कियों को देती है पार्टी, यहाँ पे लड़का यानी जो दूल्हा है अपने दोस्तों को एक स्पेशल पार्टी देता है जिसका नाम है बैचलर पार्टी या स्टैग नाइट। और ज्यादातर ये पार्टी नाइट में ही होती है, ज्यादातर क्या 100% नाइट में ये पार्टी रखी जाती है, इसलिए तो इसका नाम है हेड नाइट और स्टैग नाइट। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, बहुत प्यारे वर्ड है, आप जरूर इसको अपने ध्यान में रखिएगा, संज्ञान में रखिएगा। नेक्स्ट है रिहर्सल डिनर। अब आपको ये समझ में आएगा कि रिहर्सल क्या होता है। रिहर्सल तो आप जानते ही हैं, कुछ भी अगर आपको प्ले करना होता है, गाना गाता है, स्पीच देना होता है, तो क्या करते हैं आप रिहर्सल करते हैं पहले, यानी उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो रिहर्सल डिनर होता है शादी से पहले का सेरेमनी, यानी प्री वेडिंग सेरेमनी। मैंने शॉर्ट में लिखा है प्री वेडिंग सेरेमनी का मतलब होता है शादी से पहले एक रात में क्या होती है, पार्टी दी जाती है सब लोगों को। अब इसमें ये फाउंडेशन, एक लड़का रहेगा, लड़की, बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं, मतलब है सब लोग आते हैं, ठीक है। और वो रिहर्सल डिनर होता है, यानी कि एक रिहर्सल क्या होता है कि शादी कल होने वाली है तो इससे पहले हम लोग कैसे रिहर्सल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ अपने जान पहचान के लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं
और उसके बाद वहां पे एक टोस्ट का प्रोग्राम चलता है। तो रिहर्सल डिनर में टोस्ट का एक लास्ट में छोटा सा मैसेज दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस रिहर्सल डिनर में टोस्ट। अब टोस्ट आप क्या समझेंगे, खाने वाला टोस्ट नहीं, ठीक है, वो टोस्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे टोस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट स्पीच बाय ऑनर ऑफ ब्राइड या ग्रूम, यानी दूल्हा या दुल्हन की तरफ से एक जो खास दोस्त होता है जो सब कुछ शादी में क्या करने वाला होता है, मैनेज करने वाला होता है, या फिर उस दूल्हे और दुल्हन का बेस्ट फ्रेंड होता है, जो मैंने आपको कल बताया था ब्राइडमेड या चेस्ट मैन, ठीक है, बेस्ट मैन, ठीक है। तो वहां पे मैंने कहा था टोस्ट, वहां पे कहा था मैंने कि जो होता है लड़के का साथी या लड़की की साथी जो साथी होती है वो सब कुछ प्रोग्राम को होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोस्ट का मतलब होगा अ शॉर्ट स्पीच बाय ऑनर, यानी वही क्या करता है, आप देखोगे शादी विवाह में जाता है कोई दोस्त या दूल्हे का दोस्त या दुल्हन की दोस्त और स्टेज पे खड़ा होकर और उसके बारे में कुछ कहती है कि बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छी लड़की है, मैंने इसके साथ बहुत समय बिताया है, मुझे बहुत मिस करूंगा मैं इसको। तो इस तरह का कोई एक छोटा सा स्पीच दिया जाता है जिसका नाम है टोस्ट। तो रिहर्सल डिनर में ही टोस्ट का भी फंक्शन होता है लास्ट में। उसके बाद क्या होता है, ये स्पीच देकर और सब लोग हाथ में ग्लास लिए रहते हैं, यानी अपना लिए रहते हैं, जो भी वाइन वाइन होगा, शराब वराब होगा, और उसके बाद चेस करके पीते हैं। तो ये होता है रिहर्सल डिनर में टोस्ट, और उसके बाद होता है वो लोग अपना एंजॉयमेंट करते हैं। नेक्स्ट है गाइस लिव एट द अल्टर। लिव एट द अल्टर बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि इस लिव एट द अल्टर का मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट डिनाइड टू मैरी बाय ग्रूम या ब्राइड। तो क्या होता है गाइस, एट लास्ट मोमेंट, यानी लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, दूल्हा या दुल्हन शादी से इनकार जब कर देती है, या फिर शादी के मंडप से जैसे कहता है ना कि दूल्हा भग गया दुल्हन भग गई, यानी वो लोग उनको पसंद नहीं होता है या कुछ जान जाते हैं दूल्हा या दुल्हन के बारे में, तो वो शादी से इनकार करके और चर्च से चले जाते हैं, तो उसे कहा जाता है लिव एट द अल्टर। लिव एट द, तो गाइस आपने देखा कि लिव एट द अल्टर का मतलब यही होता है कि जब कोई दूल्हा या दुल्हन किसी शादी से एन वक्त पे, यानी एन वक्त पे एट द लास्ट मोमेंट, इस पे मैंने एक एडवांस स्ट्रक्चर बताया है, एट द लास्ट मोमेंट यानी एन वक्त पर, एन टाइम पर क्या करते हैं, वो शादी से इनकार कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है लिव एट द अल्टर। तो गाइस ये थे हमारे कुछ एडवांस वर्ड्स जो आप नहीं जानते थे, लेकिन आज आप जान जाएंगे कि हेड नाइट क्या होता है, स्टैग नाइट क्या होता है, रिहर्सल डिनर क्या होता है, टोस्ट क्या होता है, लिव एट द अल्टर क्या होता है। तो आई होप गाइस दैट यू हैव एंजॉयड माय वीडियोस अबाउट द वेडिंग एंड मैट्रिमोनी वोकैबुलरीज। सो गाइस मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए 2 वीडियो डेवलप किया है जो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप अच्छा एक इंप्रेशन बना सकते हैं। जब शादी विवाह में आप जाते हैं, कभी कभी आपको अच्छी शादी अटेंड करनी होती है जहां पे अच्छे अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, वेल एजुकेटेड लोग मिलते हैं, तो वहां पे इंग्लिश में वो लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया तो आप वहां पे अपने आप को एम्बैरेस फील नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा है कि आप कभी वेडिंग मैट्रिमोनी वोकैबुलरी से तो कभी आप एम्बैरेस्ड फील नहीं होने वाले हैं, अगर आपने मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, दोनों पार्ट को देखा है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि अगर आपने नहीं देखा है पहला पार्ट तो उसको भी जाकर देखिएगा, उसमें बहुत ही मजेदार वर्ड मैंने दिए हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम गाइस हियर, and guys I hope that you will definitely share this video, this link to your friend circle too guys, because guys you know that there is no any benefit to keep your knowledge yourself। सिर्फ खुद तक अपने नॉलेज को लिमिट करके, सीमित करके नहीं रखना चाहिए, आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, औरों को भी ज्ञान दीजिए और खुद भी सीखिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर या स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Till then, take care guys. May God bless help you.